जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र की रक्षा हेतु यहाँ चुनाव प्रक्रिया अपनाया गया है। चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता के द्वारा अपने उम्मीदवारों को चयन किया जाता है और इसी उम्मीदवारों के द्वारा या जनप्रतिनिधियों के द्वारा सरकार को गठित किए जाते हैं। भारत के सरकार के द्वारा ही भारत को एक विकसित और मजबूत भारत बनाया जाता है। चलिए, तो आज का विषय है चुनाव और चुनाव सुधार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तत्व और उनसे जुड़े हुए संवैधानिक अनुच्छेद। इन सभी विषयों पर जो है आज हम लोग चर्चा करेंगे। और याद रखिएगा, प्रत्येक दिन आप सभी के लिए जेपीएससी, सीडीपीओ, जेपीएससी एवं झारखंड के डिफरेंट एग्जाम्स के लिए किसी ना किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा किया जाता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन से जुड़ा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 324, जहां भारत में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। इसी निर्वाचन आयोग के द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं, उसका नियंत्रण और निर्देशन भी किया जाता है। 1950 से 1993 तक अगर हम बात करेंगे तो ये चुनाव आयोग कभी एक सदस्य कभी दो सदस्य था, लेकिन 1993 के बाद से ये 3 सदस्य हो चुका है, अर्थात बहुसदस्यीय हो गया है। और अब इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ 2 अन्य आयुक्त भी होते हैं। वर्तमान में श्री राजीव कुमार जी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वहीं श्री अनूप चंद्र पांडे जी, साथ में श्री अरुण गोयल जी जो है क्या है, अन्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए, तो ये तो थी चुनाव आयोग आर्टिकल 324, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी के ऊपर भारत में चुनाव की जिम्मेदारी होती है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 325, ये भी लोकतंत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए किसी प्रकार जो है धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर जो है किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अर्थात भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, किसी भी जाति का हो, या साथ में किसी भी लिंग का हो, पुरुष या महिला, वो चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। आर्टिकल 325 में ऐसा कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 326 की बात कर लेते हैं। ये सभी मतदाताओं के लिए या सभी युवाओं का इंतजार रहता है कि कब वो वोट देने के लिए जाएंगे, और ऐसा अधिकार जो है वे वयस्क मताधिकार के आधार पर मिला है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। भारत में वयस्क होने की जो उम्र सीमा है वो 18 वर्ष अपनाई गई है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अनुसार भारत में वयस्क मताधिकार की जो सीमा है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार अभी 18 वर्ष का कोई भी युवा या हम कह सकते हैं छात्राएं जो है वो क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जेपीएससी में कई बार भी पूछा गया है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है उम्र सीमा को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया है। तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के अनुसार ऐसा कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 327 के अनुसार, जिसके तहत संसद के पास विधायी शक्तियां होती है कि वो चुनाव संबंधी कानून बनाए, जैसे निर्वाचन नियमावली बनाना, परिसीमन करवाना। तो ये सारी शक्तियां जो है किसके पास है, तो वो सारी शक्तियां आर्टिकल 327 के साथ संसद के पास है। चलिए अब बात करते हैं भारत में निर्वाचन की कितने प्रणालियां अपनाए जाते हैं। भारत में निर्वाचन की 2 प्रणालियां अपनाई जाती हैं, एक तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, दूसरा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में कराया जाता है। हर 5वें वर्ष ये चुनाव कराए जाते हैं, जिसके तहत हम प्रधानमंत्री और राज्य के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। इस सिस्टम को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहा जाता है। इसके तहत संपूर्ण देश या राज्य के संपूर्ण क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर बांटा जाता है और हम जो है क्या करते हैं, उम्मीदवारों का चयन करते हैं। चलिए, भारत में एक और दूसरी चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है जिसे हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं, और इसके तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को अपनाया जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। और इसके साथ साथ जो है ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में और राज्य विधान परिषद के चुनाव में इस पद्धति को अपनाया जाता है। तो ये तो थी भारत में अपनाए गए निर्वाचन प्रणाली। चलिए, भारत में निर्वाचन को नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन कानून भी बनाए गए हैं। भारत में पहला जो निर्वाचन कानून है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और दूसरा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इन दोनों के अनुसार ही भारत में चुनाव संबंधी विभिन्न प्रकार के जो है नियमों को क्या किया जाता है, नियंत्रण और निर्देशन किया जाता है।
अगर हम बात करेंगे 1950 की, तो इसके तहत जो है चुनाव क्षेत्रों का आवंटन और साथ में परिसीमन की जिम्मेदारी ली गई थी। और वहीं 1951 में न केवल चुनाव बल्कि जनप्रतिनिधित्व के अर्हताएं, अयोग्यताएं, भ्रष्ट आचरण, चुनाव विवाद, इन सभी को जो है 1951 में जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार भारत में चुनाव के लिए दो नियम हैं, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। चलिए, ये तो थी निर्वाचन और निर्वाचन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तत्व। आगे हम बात करेंगे, जब आप निर्वाचन चुनाव में जाते हैं या चुनाव में वोट देने जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आपने देखा होगा, वहाँ प्रयोग करते हैं और उस पर क्या करते हैं ना, बटन दबाकर अपने उम्मीदवारों का चयन करते हैं। तो भारत में सबसे पहले 1998 में 3 विधानसभा क्षेत्र, राजस्थान, एमपी और दिल्ली, इन तीनों विधानसभा के 16 विधानसभा सीटों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया था। वहीं 1999 में गोवा विधानसभा में संपूर्ण राज्य के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया गया। इस प्रकार वोटिंग मशीन का प्रयोग तो आज संपूर्ण क्षेत्रों में, संपूर्ण इलेक्शंस में ही किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एपिक कार्ड की, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड या मतदाता फोटो पहचान पत्र भी कहते हैं। याद रखिएगा, चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए जो है एपिक कार्ड की व्यवस्था की गई है। 1993 में जो है इसे जारी कर दिया गया था और तब से लेकर अब तक जो है भारत में किसी भी मतदान में जो है फोटो पहचान पत्र के द्वारा क्या किया जाता है ना, वोट देने की प्रथा है। इसके तहत जो है मतदाताओं को एक एपिक कार्ड जारी किया जाता है और उसे लेकर के उन्हें वोट जो है दिया जाता है। चलिए, अब आगे बात करते हैं एपिक कार्ड के बाद आता है नोटा के बारे में। नोटा का अर्थ क्या होता है? नोटा का अर्थ है कि आप किसी भी जनप्रतिनिधि को ना देकर आप क्या दे रहे हैं ना, उपयुक्त में से कोई नहीं, आप किसी को नहीं देना चाहते हैं। इसकी भी जो है व्यवस्था की गई है और ये 2013 में अपनाया गया था और उसके बाद से जो है संपूर्ण भारत में नोटा का उपयोग जो है किया जाता है। याद रखिएगा, नोटा का जो प्रयोग है वो 14वीं लोकसभा से जो है पूरे भारत में अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या विदेशों में रहने वाले लोग भी भारतीय इलेक्शन में भाग ले सकते हैं? तो बिल्कुल ले सकते हैं। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2010 के अनुसार विदेशों में रहने वाले वो व्यक्ति जो शिक्षा के लिए या नौकरी के लिए या साथ में किसी भी अन्य कारण में विदेश में रह रहे हैं लेकिन उन्होंने विदेशी नागरिकता को नहीं लिया है, वो अपने संसदीय क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्रों में क्या कर सकते हैं, नाम दर्ज करवा सकते हैं और साथ में वो वोट में भाग भी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वीवीपीएट की बात करते हैं। वीवीपीएट के तहत जो ये सुनिश्चित किया जाता है कि आपने जिस उम्मीदवार को वोट दिया है वो सुनिश्चित जगह पर गिरा है कि नहीं है, तो ये जो है वीवीपीएट के माध्यम से किया जाता है। वीवीपीएट का प्रयोग सर्वप्रथम नागालैंड विधानसभा के नौकोसेन क्षेत्र से किया गया था 2013 में। तब से लेकर अब तक जो है भारत के विभिन्न चुनाव में वीवीपीएट का प्रयोग चल रहा है और इसके द्वारा ये निर्देशित किया जाता है कि आप जो है जहां वोट दिए वो सही जगह पर गया है कि नहीं। चलिए अंत में बात करेंगे, आपने एग्जिट पोल का बारे में सुना होगा, जो इलेक्शन से पहले मीडिया के द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसके द्वारा ये जारी किया जाता है कि मतदाताओं का जो मन किधर है, वो किधर वोट देना चाहते हैं, या एक पूर्वानुमान लगाया जाता है कि किस पार्टी की सरकार इस बार बन सकती है। इसके तहत याद रखिएगा, चुनाव सुधार के तहत जो है 2009 में ये नियम अपनाया गया कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान जो है एग्जिट पोल नहीं किया जाएगा और ना ही इसके परिणाम जारी किए जाएंगे, अर्थात एग्जिट पोल पर रोक लगाया गया। 2009 के बाद से एग्जिट पोल अगर आपको करना है तो क्या करना होगा ना, वो आप चुनाव से पहले करा सकते हैं लेकिन चुनाव के दौरान नहीं कराए जा सकते इसे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण तत्वों के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूले। ईगल IAS द स्टडी जोन में आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।